गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर, एक बार कंफर्मेशन दीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फाइनली आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन, वो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो फाइनली आ चुका है। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स उसमें सक्सेसफुल हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका नहीं भी हुआ है तो अब उनके लिए एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिंसियरली मेहनत की बट स्टिल नहीं हो पाया। ठीक है, जिन्होंने मेहनत ही नहीं की तो उनकी तो फिर बात करना उसका मतलब नहीं है। बट जिन्होंने एफर्ट दिए, जिन्होंने ट्राई किया, तो उनका भी नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए अभी एक ज़रूरत है इंट्रोस्पेक्ट करने की। आपने मतलब क्या-क्या ऐसी प्रॉब्लम्स रही जो आपने एग्ज़ाम में फेस की? क्योंकि देखिए जो लास्ट का ये सीज़न होता है जून के बाद का, एपीएसएसबी में दनादन आपके एग्ज़ाम्स आते हैं। तो अब आपका एक एग्ज़ाम अभी गया है, ठीक है? अभी बाकी एग्ज़ाम्स बाकी हैं, बाकी की लड़ाई अभी बाकी है। तो जस्ट अभी सीजीएल गया है, अगला जो बड़ा एग्ज़ाम है सीएचएसएल आने वाला है। तो अब बिल्कुल फ़ोकस होके आप लग जाइए सीएचएसएल की तैयारी में। सीएचएसएल में बिल्कुल भी आपको अ, वो नहीं बरतना है, क्या कहते हैं, अ, कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, ठीक है? चलिए, कट ऑफ देखिए अभी जैसे लोग सिलेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम बताएँगे कितना क्या कट ऑफ गया होगा। तो सबसे पहले फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे शुरू करें, बट उससे पहले पिछले जो क्वेश्चंस करे थे उनके कुछ आंसर दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द चीफ द मिशन ऑफ द इंडियन कंटिजेंट इन पेरिस ओलंपिक्स? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल द करेक्ट आंसर वाज गगन नारंग। ठीक है, गगन नारंग इज द करेक्ट आंसर। तो ये हम लोग ने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, और आगे हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो ये बीएफएसआई समिट थी, इसको किसने और इनॉग्रेट किया था? इट वाज इनॉग्रेटेड बाय शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए इसके आगे के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, which of the following countries did not participate in the ballistic 2024 multinational military exercise held in Aktau, Kazakhstan? बताइए which of the following countries did not participate? हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बेलिस्टिक 2024 मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड इन ताउ कजाकिस्तान? तो करेक्ट आंसर इज तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, करेक्ट आंसर इज तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है बेलिस्टिक, टिक से याद रखना ये किसके साथ कर रहे हैं? तुर्कमेनिस्तान के साथ। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आते रहते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, which state was adjudged the best state in horticulture at the Agriculture Leadership Awards 2024? बताइए which state was adjudged the best state in horticulture at the Agriculture Leadership Award 2024?
हाँ जी सर, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है? नागालैंड। नागालैंड हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड इन हॉर्टिकल्चर adjudged as a best state. The award recognizes Nagaland for its horticulture development. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए। ऑन विच डेट इज संविधान हत्या दिवस was observed to remember the people who suffered during the emergency of 1975? 24 June, 25 June, 26 June, 27 June. On which date is Samvidhan Hatya Divas was observed to remember the people who suffered during the emergency of 1975? 24 June, 25 June, 26 June, 27 June. Correct answer is 25. ठीक है। A state of emergency in India refers to a period of governance that can be proclaimed by the President of India. देखिए अभी 25 जून को संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया गया क्योंकि अभी थोड़ा सा पॉलिटिक्स वगैरह चल रही थी कि अपोजिशन थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके गवर्नमेंट पे आरोप लगा रहे थे कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तो गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू रियलाइज, मतलब उनको रिवाइज कराना चाह रहे थे अपोजिशन को कि कॉन्स्टिट्यूशन को काफी नुकसान पहुंचाया गया था इमरजेंसी के दौरान इन 1975। ठीक है। तो उसी इमरजेंसी की डेट को याद कराने के लिए सरकार ने क्या कहा, संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट होगा 25 जून को। ठीक है। अब यहाँ पर चलो ठीक है, ये डेट हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, बट उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज है सर आपका, ठीक है, अ, उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज हो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज कि सर ये बताइए इमरजेंसी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। State of emergency in India refers to a period of governance that can be proclaimed by the President of India during certain crisis situations under the advice of the Cabinet of Ministers. The President can overrule many provisions of the Constitution which guarantees fundamental rights to the citizens of India. The emergency provisions are contained in Part 18 of the Constitution of India from Article 352 to 360. ठीक है। तो सबसे पहले तो पार्ट याद रखना, कौन सा पार्ट है जिसमें इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं, वो आपसे पूछ सकता है। दूसरा, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 352 से 360। तीन तरह की इमरजेंसी सर हमारे देश में लगती है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, या इसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीन तरह की इमरजेंसीज हमारे देश में लगती है अंडर पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360। अब नेशनल इमरजेंसी की बात करें, इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। ठीक है। तो ये तीन आपके ग्राउंड्स हैं जिस पर नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, और आपका आर्म रिबेलियन हो गया। ठीक है। डिक्लेरेशन के ग्राउंड्स क्या है सर? अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी when the security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion. ठीक है। The president can declare a national emergency before the actual occurrence of war or armed rebellion or external aggression. ठीक है। तो इसमें देखो सबसे मेन पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखना, तीन ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे आपका इमरजेंसी लगाई जा सकती है, पहली चीज ये ध्यान रखना। दूसरा, ये आर्टिकल ध्यान रखना आप। ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए आपका आर्टिकल है 352, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है आपका 360। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नेम द कैंपेन लॉन्च बाय नीति आयोग टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रक्स इन इंडिया। ठीक है। Name the campaign launched by Niti Aayog to accelerate the adoption of zero-emission trucks in India. Niti Clean Freight Challenge, Green Transport Initiative, Niti Gear Shift Challenge,
या फिर आपका जीरो एमिशन ड्राइव। करेक्ट आंसर इज नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। ठीक है, करेक्ट आंसर इज नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। नीति आयोग लॉन्च द गियर शिफ्ट चैलेंज टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रक्स इन इंडिया। द चैलेंज इज अ हैकाथॉन। इसमें सर बेसिकली हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन राइज है, तो उस पॉल्यूशन राइज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे पॉल्यूशन में एक बड़ा जो फैक्टर रहते हैं वो हमारे ट्रक्स रहते हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए लॉन्ग रूट पे सामान को ले जाना, तो वो जो ट्रक्स हैं वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं कार्बन एमिशन में। तो कार्बन एमिशन को रोकने के लिए जीरो एमिशन ट्रक्स को अडॉप्ट करना है। तो उसी के लिए जैसे आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले ट्रक्स डेवलप किए जाएंगे जो आपका जीरो एमिशन करेंगे। तो उसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करा जाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रक्स अडॉप्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग परचेज कर रहे हैं तो वो जनरली मान लो किसी अर्बन सिटी में रह रहे हैं, तो वो जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन एक ट्रक तो पूरा कंट्री में ट्रैवल करता है, तो अगर ट्रक इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं तो उनके लिए जो चार्जिंग स्टेशन है पूरे देश भर में प्रॉपरली मैनेज होने चाहिए, तभी वो स्मूथली वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हैकाथॉन है इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स को अडॉप्ट करने में आपका चैलेंजेस आ रहे हैं उसके सॉल्यूशन दिए जा सके। ठीक है, तो उसके लिए ये आपका नीति आयोग ने नीति गियरशिप चैलेंज कैंपेन लॉन्च किया है। इट इज पार्ट ऑफ द ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, ये ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव आया ही था आपका कि जो रोड बेस्ड फ्लीट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है रोड बेस्ड, उसको डीकार्बोनाइज करने के लिए। ठीक है, और भारत का जो एक कमिटमेंट है कि 2070 तक नेट जीरो होना है। ठीक है, तो उसके लिए ये आपका ये फास्ट इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विच कंट्री हैज वॉन द यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर अ रिकॉर्ड फोर्थ टाइम बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल? जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस। Which country has won the European Football Championship for a record fourth time by defeating England in the final? हाँ जी, which country has won the European Football Championship for a record fourth time by defeating England in the final? Correct answer is Spain. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। Which trust received the best child and develop women development initiative of the year 2024 award? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स का एक सेक्शन होता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो विच ट्रस्ट रिसीव द बेस्ट चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड एट द ग्लोबल CSR सस्टेनेबिलिटी एंड द ESG अवार्ड 2024? बताइए सर। श्री वेंकटेश्वर ट्रस्ट, श्री कुरुम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, आनंद फाउंडेशन, या फिर आपका प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। हाँ जी सर, इसका PDF भी मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट PSC के यूट्यूब चैनल पे चले आइए, उसके आपका जो इसका वीडियो पे रिकॉर्डिंग है वहाँ अपलोड होता है। ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो विच ट्रस्ट रिसीव द बेस्ट चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? करेक्ट आंसर इज श्री कुरुम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बाई मिस्टेक 69 लिख गया, इट इज 51। ठीक है, इट इज 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
which state has become the first to prepare a people's biodiversity register with the help of local communities? Which state has become the first to prepare a people's biodiversity register with the help of local communities? Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, कर्नाटका। बताइए। एक पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया जा रहा है लोकल कम्युनिटीज की मदद से। तो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रिपेयर इट? देखिए, फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में अगर कोई भी स्टेट पहली बार कोई भी काम कर रहा है, पहली बार इंडिया में कोई भी चीज हो रही है, फर्स्ट इन इंडिया, तो वो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम किसी स्टेट में एक पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बन रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट है सर? तो दैट स्टेट इज Kerala. Kerala has taken a significant step by becoming the first state in the country to prepare a people's biodiversity register for each local self-government body with the help of local communities. With this initiative, Kerala has achieved this target ahead of the deadline with the permission of the NGT. ठीक है, अब ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है क्या? तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, पहला स्टेट पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने वाला आपका कौन हो गया है? केरला हो गया। ठीक है, पहला स्टेट हो गया आपका केरला। अब दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी, सर व्हाट डू यू मीन बाय पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर? ठीक है, तो ये पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का मतलब क्या है? इट सर्व्स एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए, जैसे बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्री में हैबिटेट्स हो गए, कौन कौन सी रेसेस हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो डोमेस्टिकेटेड है, एनिमल्स की कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये सारी जो नॉलेज है कि कौन कौन सी स्पीसीज एक एरिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो लोकल अथॉरिटीज की मदद से इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, यूपी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। क्योंकि देखिए, जितनी हमारे पास डेटा की क्लैरिटी होगी उतना ही बेटर फिर हम कंजर्वेशन का काम कर पाएंगे। हमें आइडिया लग पाएगा कि हाँ, ये स्पीशी की यहाँ पर कमी हो रही है, ये यहाँ पर इसका पॉपुलेशन डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंगली हम उसे कंजर्व कर पाएंगे। तो जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, ये बेसिकली आपका किसमें हेल्प कर रहा है? कंजर्वेशन में, और बेटर तरीके से हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। विच टीम won the वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टाइटल? बताइए सर, which team won the world championship of legends title? Pakistan champions, Australia legends, India champions, England legends. बताइए, which team won the world championship of legends title? Correct answer is India champions. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। Who has been named the brand ambassador for MotoGP in India? ब्रांड एम्बेसडर्स पे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है सर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर्स पे भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? सचिन तेंदुलकर। तो लास्ट ईयर उस पे आपका क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर्स के भी नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो हु हैज बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी इन इंडिया? ठीक है, तो सर इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है, इट इज शिखर धवन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। इन विच स्टेट डिड अमित शाह इनॉग्रेट प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस? एक स्टेट है, उसने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बेसिस पे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए, उस पर फोकस करते हुए ये आपका कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ओपन किए जा रहे हैं उस स्टेट में। ठीक है, तो उनको कहा जा रहा है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। तो बिल्कुल सर, तो यहाँ इसमें सी तुक्का लगा रहे हैं, गुजरात। नहीं सर, पीएम की बात हो रही है तो सर गुजरात ही सोचेंगे, उसके अलावा तो सर क्या सोचेंगे?
नहीं सर, हमेशा गुजरात नहीं होता है। करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो तुक्का लगाया, टाइम जी बहुत बढ़िया, सही बैठ गया। तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसी के अलाइनमेंट के साथ ये कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गया सर क्वेश्चन नंबर 55। तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चंस। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग फिर आपका अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पीडीएफ के लिए सर मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका रिकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो जब आप वहां जाएंगे तो उसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज। सेकंड थिंग इज सर कि आपका सीजीएल का रिजल्ट आ गया है। तो जो क्वालिफाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन जो क्वालिफाई नहीं है और जिन्होंने सिंसियरली तैयारी करी है, तो वो होप लूज ना करें। सीएचएसएल भी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि तैयारी आपकी हो चुकी है। अब आपको बस उसको और रेगुलराइज करना है, और जो मिस्टेक्स आपने सीजीएल में की है वो सीएचएसएल में अवॉइड करनी है। ठीक है। तो सीजीएल से सीएचएसएल के सफर में अभी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है। अभी प्लेंटी ऑफ एग्जाम्स हैं, तो उसको आप अभी कंटिन्यू करिए। अब आगे आप सीएचएसएल में फोकस करिए, क्योंकि तैयारी लगभग सेम ही है, सीजीएल दीजिए या सीएचएसएल दीजिए। ठीक है। तो अब उसी तैयारी को यूटिलाइज करने का टाइम है। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दी थी, अब उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करने का टाइम है। तो उसी मेहनत को बिल्कुल पूरी तरह से उतार दीजिए सीएचएसएल में, और लग जाइए सीएचएसएल के सिलेक्शन की तैयारी में। ठीक है सर। चलिए, फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।